तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सेल पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम सेल क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के क्या स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर के क्या फंक्शंस हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, आप बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, और इसके जो नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे अपने फार्मर्स चैनल पे जो टेलीग्राम पे हैं, ठीक है, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कंपोनेंट्स आज पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो बेसिकली सेल होता क्या है, देखो आपको, आप बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे होगे बेसिकली लोअर स्टडीज से कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको नहीं समझाता होगा बचपन में। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जितने भी हमारी बॉडी है वो सब सेल से बनी है। आप बोलोगे कैसे? सेल को तो माइक्रोस्कोपिक है, उसको तो हम देख भी नहीं सकते। बेसिकली क्या होता है, जो भी आपको पता है हमारी बॉडी है उसमें 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एक होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ये जो टिश्यूज हैं 4 टाइप के होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और ये जो टिश्यूज हैं वो बनते हैं सेल से। बेसिकली आप समझो एक वॉल है, एक मतलब की दीवार है। उस दीवार के अंदर ब्रिक्स होते हैं, आपने देखे होंगे ब्रिक्स होते हैं। तो क्या वो ब्रिक्स क्या बनाती है? हमारी एक वॉल बनाती है। वैसे ही आप समझो जो ब्रिक्स है वो सेल है हमारे। ठीक है, और वो जो टिश्यू है वो एक वॉल है। ठीक है, और जो सेल है वो क्या बना रही है? एक टिश्यू बना रही है। जैसे वॉल्स में ब्रिक्स क्या मिलकर बना रही है, एक वॉल बना रही है ना। एक ब्रिक्स दूसरे ब्रिक्स के साथ मिल मिलकर क्या बना रही है? एक वॉल बना रही है। वैसे ही सेल एक दूसरे के साथ मिलकर जॉइन होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स क्या हो गए? देखो, जितने भी हमारी बॉडी में है ना, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब टिश्यू है, टिश्यू से बने हुए हैं। हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी होगी, सब टिश्यूज हैं। ठीक है, ये सब टिश्यू से बने हुए हैं। बस बेसिकली हमारे बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, जैसे बताया मैंने आपको, कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। ठीक है ना, तो अब ये जो ऑर्गन्स है ये आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कैसे? देखो, आपने कभी सुना है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर आपको नहीं पता, बेसिकली वो ना हमारा हार्ट और ब्लड वेसल का एक सिस्टम होता है, जिसको हम कंबाइनली कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वो एक हमारा सिस्टम है, दो ऑर्गन्स मिलाकर बना रहे हैं हमारा एक सिस्टम। वैसे ही सारे ऑर्गन्स मिलाकर जब एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वो ऑर्गन सिस्टम सारे आपस में एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। आपको लिम्फेटिक सिस्टम पता है? नहीं पता? जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है अपना, कि उसमें लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, स्प्लीन वगैरह होते हैं। वो सब लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स है, जो हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे जितने भी हमारे समझो सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन्स ने सभी मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम ने हमारा ऑर्गेनिज्म बनाया। ऑर्गेनिज्म एनिमल, ह्यूमन, ममेलियन, सब ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। बेसिकली इतना याद रखो। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया स्ट्रक्चर बेस्ड फंक्शन नोट कैसे हैं। अब देखो कितने टाइप्स के सेल होते हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में। मैं ऊपर उसमें समझाता हूँ कितने टाइप्स के होते हैं। ये आपने भी 12th में पढ़ी होगी साइंस में, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो सब यूकेरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि जो उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो वेल डिफाइंड होता है। मतलब कि उन न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोसोम होता है, जेनेटिक मटेरियल वगैरह कंटेन करता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेसिकली जो यूकेरियोटिक सेल्स है उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, और जो अदर साइड जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस ना आधा अधूरा होता है। उसके मतलब उसके आसपास कोई, उसके सराउंडिंग कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे सेल के अगर होती है ना सराउंडिंग एक सेलुलर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के सराउंड भी होती है, जो कि हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं जाने देता न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके बाद ना क्या ह्यूमन से बने हुए हैं, ये आपने पता ही होगा, जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, अमीबा वगैरह, अमीबा, प्रोटोजोआ वगैरह। ठीक है, और ह्यूमंस के बारे में पता ही है, एनिमल्स भी हमारे यूकेरियोटिक सेल से होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, तो सेल के फंक्शन क्या है? सेल के फंक्शन करने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं सेल की हमारी स्ट्रक्चर है। इसको आप थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेना, मैंने इसमें बहुत कम बनाए हुए हैं, वैसे तो ज्यादा बनाए नहीं है कंपोनेंट्स सब। ठीक है, जितने भी बनाए बहुत हैं। ये हमारा ना आउटर मेम्ब्रेन, इसको सेल वॉल कहते हैं। वो गलती से ना मैंने ऊपर दे दिया, आप एक ब्लू कलर की लेयर देख रहे होगे, ये ब्लू कलर की अंदर अंदर छोटी छोटी फेड होगी है, इसको कहते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, वैसे कई कई जगह इसको अलग अलग डिफाइन किया होता है, कईयों में एक ही जगह लिख देते हैं, पर आपको वेल डिफाइन लिखना है तो जो इसकी इंटरनल लेयर है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो ये ब्लैक कलर की लेयर है इसको सेल वॉल कहते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, आप समझिए। और जो ये अपना है, ये न्यूक्लियस हमारा जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है ना, तो ये हमारे आरईआर हो गए, ये आरईआर हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्यों कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि इसके अंदर, इसके ऊपर ना राइबोसोम्स अटैच होते हैं हमारे। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसको इसलिए हम इनको रफ कहते हैं। और राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम का हमारे को प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता, इसलिए इसका जो सरफेस है स्मूथ है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपने बचपन से पढ़ते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है ना, तो ये हमारा बेसिकली एटीपी जनरेट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अलग अलग वेसिकल्स है, इसके अंदर और भी क्रोमैटिन वगैरह होता है, फ्लैजिला होता है, ये सब आप आगे पढ़ोगे। ठीक है ना,
तो बेसिकली ये हम कुछ पढ़ने वाले हैं, इसके कंपोनेंट्स आप देख सकते हो। बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो, जो मेन टॉपिक पे आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जैसा आप बताया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे एक सिलेक्टिव बैरियर है सेल का, जो हमारे को फॉरेन पार्टिकल्स एंटर नहीं करने देता सेल के अंदर, हर एक पार्टिकल को एंटर नहीं करने देता सेल के अंदर। अगर हर एक चीज एंटर करने लग पड़े सेल के अंदर, तो सेल तो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो एज अ जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम होता है, ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये किससे बना होता है? बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से है, ठीक है। ये दो लेयर से बना हुआ है फॉस्फोलिपिड से। अब फॉस्फोलिपिड क्या है भाई? फॉस्फोलिपिड मतलब होता है, फोस्फो मतलब होता है फॉस्फेट, लिपिड मतलब होता है हमारा फैट, ठीक है। बाय लेयर होता है। और इसमें बेसिकली ना, इसमें भी एक और चीज होती है कि जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ध्यान से देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप ध्यान से देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे आप समझ लो, एक लेयर समझ लो, इसके अंदर जो इंटरनल लेयर होती है ना, वो थोड़ी ना लिपोफोबिक होती है। आपको पता है ना, लिपोफोबिक और हाइड्रोफिलिक सेम होता है, ठीक है। और जो लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक, ओ सॉरी, लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सेम होता है। नहीं पता लगा? बताता हूँ मैं, देखो। जैसे आप लिखे ना, हाइड्रोफिलिक इज अ वाटर लविंग, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक इज अ वाटर हेटिंग। अगर हाइड्रो किसी का यहाँ पे लिपिड लग गया ना, जैसे लिपोफिलिक, यहाँ पे अगर लिपोफिलिक होता, तो इसका मतलब होता है लिपिड लविंग, मतलब लिपिड लविंग मतलब फैट लविंग, ठीक है। और लिपोफोबिक होता तो इसका मतलब होता है क्या? फैट हेटिंग, ठीक है, फैट को हेट करने वाला, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लेयर से बना होता है, जो इसकी इंटरनल लेयर होती है ना, वो अपनी हाइड्रोफोबिक होती है, अपनी जो होती है हाइड्रोफिलिक होती है, इंटरनल लेयर, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होती है, जिसको हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं लिपोफोबिक होती है। समझे? लिपोफोबिक होती है, ठीक है, जो इंटरनल लेयर होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर जो आउटर लेयर होती है, वो लिपोफिलिक होती है, मतलब कि फैट लविंग होती है। तो इसलिए आपने कभी समझा भी होगा, जो लिपो जितने भी हम जो भी लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं, जो भी फैट सोल्युबल ड्रग्स होते हैं, वो इजिली क्रॉस कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और जो वाटर लविंग ड्रग्स होते हैं, वो इजिली नहीं क्रॉस कर पाते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट के मैकेनिज्म्स होते हैं, जिसके थ्रू वो ड्रग्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं। कभी आपने पढ़ा हो आयन पोर्ट ट्रांसपोर्ट, इसके थ्रू भी कई हमारे जो वाटर लविंग होते हैं वो जा पाते हैं, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पाते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो उसके थ्रू, उस मैकेनिज्म के थ्रू वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं। बेसिकली ये सब वीडियो इसमें नहीं, आपको ये सब इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि वो ये जो टॉपिक है, ये आपको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। ये हमारे मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये आगे टॉपिक आएगा आपको। अभी बस इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, इतना ऊपर ऊपर लिखना है। तो बेसिकली बहुत सारे हमारे मैकेनिज्म होते हैं, जिसके थ्रू अंदर जाते हैं ड्रग्स। लिपोफोबिक हो गया, जैसे वाटर लविंग हो गया हमारे, ठीक है ना। जैसे एक हो गया हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया, पैसिव डिफ्यूजन हो गया, एक्टिव डिफ्यूजन हो गया, आयन ट्रांसपोर्ट हो गया, पिनोसाइटोसिस हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे ड्रग्स के मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू जाते हैं। बेसिकली हम उसमें बात नहीं करेंगे, इसमें बात नहीं करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लेयर से बना हुआ है, किससे? फॉस्फोलिपिड से। और फॉस्फोलिपिड से बना है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फेट होता है, लिपिड क्या होता है? प्रोटीन होता है, ओ सॉरी, फैट होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा और भी कई कंपोनेंट से बना होता है, जरूरी नहीं दो से बना होता है, उसके साथ में और भी छोटे छोटे चीजें होती हैं जिसके साथ अटैच होकर बनता है, जैसे प्रोटीन्स हो गए, कई आयंस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर बनाते हैं, पर जो इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड से बना होता है, जो मेन है, ठीक है। फॉस्फेट और लिपिड, ये मेन कंपोनेंट है इसके। और भी छोटे छोटे होते हैं, जैसे प्रोटीन्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो ये जो इसके फॉस्फेट क्या हेल्प करता है? ये हमारे को एटीपी जनरेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एटीपीज फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। ये जनरली क्या कहते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोवाइड करता है एटीपीज। ओ सॉरी, एटीपीज नहीं प्रोवाइड करता, माइटोकॉन्ड्रिया को हमारा जो उसका प्रिकर्सर होता है वो प्रोवाइड करता है, जो फिर माइटोकॉन्ड्रिया यूज करके एटीपीज जनरेट करता है। बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको तो इसमें बस इतना ही लिखना है। इसमें आपको जैसे इतना लिखना है, आपको जैसे लिखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बायोफॉस्फोलिपिड, इट कंटेन शीट ग्लाइकोसाइड, ये कंटेन करता है। ये इसके अंदर जो दो लेयर होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, एक हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, और एक हाइड्रोफोबिक होती है। जो हाइड्रोफिलिक होती है वो इनर लेयर होती है, जो हाइड्रोफोबिक होगी वो आउटर लेयर होती है, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दो कि लिपोफोबिक होती है वो इंटरनल होती है, लिपोफिलिक आउटर होती है, ठीक है। फिर ये लिख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन अदर कंपोनेंट्स लाइक फॉस्फेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड आयंस एक्सेट्रा, ठीक है। फॉस्फेट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद लिख दो एटीपी कैसे बनता है, देखो। एनर्जी सेल्स हायर प्रोवाइडिंग सेल्स, आपको पता है एनर्जी क्या होता है? एटीपी से जनरेट करते हैं, जो हमारे को प्रोवाइड करता है अलग अलग फंक्शन करने के लिए, ठीक है। एटीपी कैसे बनता है, देखो। इट इज प्रोड्यूस बाय एटीपी प्लस पीआई, ये फॉस्फेट है। देखो मैंने बताया ना, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक्चुअल में ये प्रिकर्सर देता है, जो एटीपी बनवाने, जो एटीपी बनने में हेल्प करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है, उसके लिए कुछ प्रिकर्सर चाहिए होते हैं, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है। ये हमारा एडीपी देता है और फॉस्फेट देता है, एक फॉस्फेट देता है। एडीपी मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और पी, इसको पी मिल गया, मतलब फॉस्फेट एक और मिल गया, तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एडीपी, जब फॉस्फेट एक और मिल गया एडीपी को, तो वो बन गया एटीपी ट्राइफॉस्फेट, ये डाइफॉस्फेट है, ठीक है। तो तीन हो गए ना, दो थे कल, एक और मिल गया, तीन हो गया। तो इतना डिटेल में लिखना, आपको इतना इतना लिखना है, ठीक है। एडिसिन डाइफॉस्फेट वन है मोर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, फॉस्फेट कैटीन फॉस्फेट, ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू एटीपी बनता है।
आपको इतना डिटेल में नहीं जानेगा, थोड़ा लिख लो बहुत है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन, आपको भी पता होगा जैसे कि जो एटीपीस बनते हैं, वो बनते तो माइटोकॉन्ड्रिया है, पर ये भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू एटीपी बनाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, अपने एक सीटीसी साइकिल होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे, ठीक है। वैसे ऑक्सीडेटिव, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू एटीपी बनाता है। जो इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन होता है, यही हमारी बॉडी में मोस्टली एटीपी बनाता है, मतलब कि सबसे ज्यादा एटीपी यही बनाता है। इसी मैकेनिज्म से सबसे ज्यादा एटीपी जनरेट होते हैं, इतना समझो आप, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या है, प्रोवाइड प्रोडक्शन, जैसे अब इसमें लिख देना इसकी एक स्ट्रक्चर जरूर बनाना सबकी, ठीक है। अगर 10 मार्क्स में भी आ गया, स्ट्रक्चर जो बनाना सबकी, आपने स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद उसके नीचे लिख दिया इट कंटेन्स बायलेयर, जैसे ये बायलेयर है ना, ये दो लेयर है ना, दो लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ये प्रोटीन्स भी बने होते हैं। उसके बाद इसमें लिख देना यही कि इसमें इट ऑल्सो कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन्स, ग्लाइकोसाइड्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटेक्शन करता है, न्यूट्रिशन को हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में, जैसे कि न्यूट्रिशन है, ये सेल है, यहाँ पे समझो ये सेल है, इसके अंदर न्यूट्रिशन है। तो ये न्यूट्रिशन कैसे आएंगे, ये ना जेड़े कोई जो मतलब कि फॉरन जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल्स हो गए, जो सेल के लिए खतरनाक है, वो उनको आने नहीं देगा, उनको यहाँ पे रोक देगा। तो ये हमारे को एक बैरियर की तरह भी एक्ट करता है, सेल के लिए बैरियर मतलब प्रोटेक्ट भी करता है, बैरियर की तरह एक्ट करता है। और जो सेल को चाहिए होते हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं उनके लिए, वो उनको आने देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है, शेप भी मेंटेन करता है, हमारे सेल सिग्नल में भी हेल्प करता है। अब आपको पता नहीं होगा सेल सिग्नल क्या होता है, एक्चुअली में ना जो सेल सिग्नलिंग है, ये भी बहुत तरह के होते हैं। एक अपना जॉइंट होता है, एक अपना नेयर होता है, ठीक है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, एक रिसेप्टर सिग्नलिंग होता है, जो हमारे को एक सेल दूसरी सेल को मैसेज भेजता है, सिंपल इतना समझो, ठीक है। ये अभी यहाँ पे लिखा है ना सिलेक्टिव परमिएबल, इसका मतलब यही है कि ये कुछ ही चीजों को अंदर आने देता है, जो चीजें नेसेसरी है सेल को चाहिए, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी सब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म होता है, और एक होता है हमारा साइटोसोल, जो साइटोसोल हो गया, इसके अंदर में लिक्विड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑल फ्लूइड मैट्रिक्स, ऑल सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जितना भी ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये इसके अंदर एक सेल होता है, वो साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर सारे हमारे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो लिक्विड फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं साइटोसोल, ठीक है। तो अब क्या लिखा है इसमें कि फंक्शन क्या है, भी प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट, ऑर्गेनिल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, शेप को मेंटेन करता है। सिंपल लैंग्वेज आप पढ़ोगे एक बार आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या है, स्ट्रक्चर जो बनाना सबकी, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, भाई सीधी बात है ना। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द हाउस, ब्रेन भी कहते हैं इसको सेल का, ठीक है। इस सेल डीएनए इस प्रेजेंट इन, जैसे बताया ना आपको, डीएनए प्रेजेंट होता है सेल में, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, पता है ना आपको, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है, अगर आपको पता है। डीएनए जैसे रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन टू ट्रांसक्रिप्शन, जिससे मतलब ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिससे डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से जब प्रोटीन बने, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। आपने पढ़ा हो 12th की बेसिक साइंस में, ठीक है, तो वो होता है। अब यहाँ पे लिखा है हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की हेल्प में करता है, जैसे आपको पता है ना, आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन्स कैसे बनेगा, जब तक डीएनए नहीं बनेगा तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो सिंपल समझो, आरएनए बनना जरूरी है डीएनए से, तो प्रोटीन भी हेल्प बनना है, हेल्प करेगा बनाने को, ठीक है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल आपको पता ही है, कहीं भी फोरेंसिक रिपोर्ट्स कहीं भी फोरेंसिक स्टडी करनी हो तो डीएनए से हम पता करते हैं कि कहीं भी क्राइम वगैरह हो गया वो, ठीक है ना, आपको पता होगा जैसे। तो डीएनए के भी टाइप्स होते हैं, कैसे, डी एस है डबल स्ट्रैंडेड, एस एस सिंगल स्ट्रैंडेड, एस एस सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए, ठीक है, आरएनए। तो ये आपको पता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब होता है कि ये दो, मतलब कि अपना कह सकते हैं दो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये एक हेलिकल होगा, ये एक हेलिकल होगा, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे ना वो प्रेजेंट होते हैं, अपने जितने भी होते हैं, जैसे आपने न्यूक्लियोसाइड, ये हमारे सिंपल बेसिस पेयर होते हैं। आपको बेसिस पेयर में दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और एक होता है अपना न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसमें प्यूरिन्स, एडेनोसिन, एडेनिन, प्यूरिन्स सुने होंगे आपने, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है ना। ये हमारे बेसिस होते हैं, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली हम यहाँ पे डीएनए नहीं पढ़ रहे, ठीक है, आप इतना थोड़ा थोड़ा लिख देना, इतना डीएनए इतना डी में जाने का नहीं है, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन्स होते हैं, अब आप बोलोगे ये क्या होता है, देखो ये ना जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके डीएनए प्रेजेंट होता है ना, सी डीएनए प्रेजेंट होता है। आपने जब आपको आगे फर्दर स्टडी में जब आपको कीमोथेरेपी आएगा ना, जिसमें आप एंटीबायोटिक्स वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा जो सी डीएनए होता है ना, इसके ना दो चीजें इसको चाहिए होते हैं, टोपो आइसोमरेज 4, टोपो आइसोमरेज 2, जो उनको आगे डीएनए वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इतनी, वैसे लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ कि जो सीडीएनए तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। ये माइटोसिस से थ्रू आगे हमारे मतलब कि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है।
एंड रेसिस्टेंट टू स्टॉप ग्रोथ, मतलब ये लिखा है व्हेन सीड शो फर्टिलिटी लाइक माइटोसिस सेल डिवाइड एंड रेसिस्टेंट स्टॉप ग्रोथ, मतलब कि यही है कि उनके माइटोसिस को हम स्टॉप कर देते हैं, वो अपनी ग्रोथ वगैरह रुक सकती है, ठीक है। इफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर द देन डीएनए कन्वर्ट्स इनटू आरएनए एमआरएनए बाइंडिंग, जो मैंने अभी ऊपर प्रोसेस बताया ना, ट्रांसलेशन क्या होता है डीएनए से आरएनए, ट्रांसलेशन क्या होता है आरएनए से अपना प्रोटीन्स बनना, ठीक है, तो वही चीज बताया हुआ इसमें, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, जेनेटिक मटेरियल, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, ट्रांसक्रिप्शन, मेटाबॉलिज्म, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अलग अलग उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना, ठीक है, जैसे प्रोटीन बन रहा है, एक देखिए उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, आरएन से प्रोटीन बन रहा है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आता है ये भी, ठीक है। अब जितने भी अपने डीएनए होते हैं उसके अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर बेसिकली क्रोमेटिन्स होते हैं। सिंपल समझो, क्रोमेटिन्स एक है ना छोटा फॉर्म हो गया क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम पता होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर 22 पेयर्स होते हैं, क्रोमोसोम के 22 पेयर्स हैं, ठीक है, प्लस सेक्स क्रोमोसोम अलग, ठीक है। जैसे एक्स वाई ये अलग होते हैं, 22 के अलग होते हैं ये, ठीक है, 22 के, फिर उसके बाद एक्स वाई हो गया या फिर एक्सेस हो गया, वो डिपेंड करता है चाइल्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये क्या है देखो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ में प्रेजेंट होता है। इट्स मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क टू ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में भी थोड़ा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ऑल्सो स्टोर लिपिड्स, इट इज स्मूथ, मतलब कि ये लिपिड्स को भी स्टोर करता है। ये स्मूथ इसलिए है क्योंकि इट इज वाई कॉल्ड स्मूथ रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है। अब ये रफ है क्योंकि इसके ऊपर पोर्स, मतलब कि इट इज रफ एंड हैव सम टेक्सचर और पोर्स इन विच प्रोटीन्स एंड ट्रैप, ठीक है। एंड these are also present within nucleus and in protein synthesis, they also ribosome in which protein entrap, ठीक है। तो बेसिकली ये इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स के ऊपर हमारे छोटे छोटे पोर्स और ट्रैक्शंस होते हैं, जो कि प्रोटीन्स को एंट्रैप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उनके आगे आपको पता है ना, जब भी हमारा कोई भी प्रोटीन बनता है वो पहले प्रोटीन आधा अधूरा बनता है, उसके बाद राइबोसोम उसको पूरा बनाता है, तो इसलिए हम कहते हैं राइबोसोम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये प्रोटीन इतना आपको डिटेल में जाने का, ठीक है, वो आप आगे देखोगे, तो इतना ही समझो कि राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर बना लेना, इसके प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, कंटेन राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नैसी का है, प्रोड्यूसर माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज सेल बाउंड, वही है बाउंड, इट्स मेम्ब्रेन इज बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। आप बना सकते हो माइक्रोफिलामेंट्स, ये क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स मेंटेन शेप ऑफ द सेल्स, प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल, मेंटेन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन, ठीक है। ये कि हमारे जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये सेल की स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं, ठीक है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाए रखते हैं कि वो रिजिड पता है ना, थोड़ा सख्त, ठीक है, कि वो हिले डुले ना, ठीक है। तो ये प्रोटीन से बना होता है, ये उसके कुछ स्ट्रक्चर है, देख लेना। अब है गोल्गी बॉडी, क्या होता है गोल्गी बॉडी, मॉडिफाई प्रोटीन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जैसे बताया ना कि जो प्रोटीन बनता है वो आधा अधूरा बनता है, जो गोल्गी बॉडी है ना ये राइबोसोम यूज करेगा और आगे हमारे प्रोटीन को अच्छे से बनाएगा, पूरा साफ से, मतलब कि सही बनाएगा आगे से, ठीक है, पूरे फुल बनाएगा, ठीक है। गोल्गी बॉडी मॉडिफाई प्रोटीन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, इट स्टोरेज हब ऑफ प्रोटीन, विदाउट गोल्गी प्रोटीन डिफरेंट प्रोटीन्स आर नॉट एबल टू फॉर्म, ये बोल रहा है कि जो गोल्गी बॉडी है वो हमारे को प्रोटीन्स को आगे फर्दर पूरे अच्छे से बनाने में हेल्प करता है, ये प्रोटीन्स को स्टोर भी करता है, ये हमारे को अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। एक गोल्गी बॉडी दो तीन तरह के होते हैं, सिस, इंटरमीडिएट और ट्रांस। अब इनके क्या है, जो सिस गोल्गी बॉडी है वो न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट है वो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है, और जो ट्रांस गोल्गी बॉडीज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है, पता है ना, जैसे यहाँ पे समझो कि अपना सेल कहाँ गया, सेल 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 का स्ट्रक्चर देखो, हाँ यहाँ पे देख लो, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, जो अपना सिस वाला होगा ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसके पास में, ठीक है। जो ट्रांस वाला होगा ये मिडल में प्रेजेंट होगा, और जो अपना लास्ट वाला है जो अपने सॉरी अपना जो इंटरमीडिएट होगा ये प्रेजेंट में मिडल में प्रेजेंट होगा, और जो ट्रांस वाला ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज कहना चाह रहा है वो। तो अब हम देखते हैं इसके बाद यही चीज लिखी हुई है पूरा, ठीक है, स्टोर प्रोटीन्स राइबोसोम्स आर वेसिकल्स गेट फ्रॉम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे राइबोसोम्स से लेगा फिर उसको आगे बनाने में हेल्प करेगा प्रोटीन, तो यही चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है ग्लूको कंजुगेशन, अ प्रोसेस बाय विच वन बैक्टीरिया ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल टू अदर मटेरियल, ठीक है। ये कंजुगेशन आपको आगे आएगा, कंजुगेशन कहते हैं एक बैक्टीरिया अपना जो जेनेटिक मटेरियल दूसरे को भेजता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि जो इसमें एक्चुअली बात है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन ग्लूकोज कि जो ये गोल्गी बॉडीज है, ठीक है, ये आपको हेल्प भी करते हैं बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया में गोल्गी बॉडीज होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में, बेसिकली इसमें ये लिखा है जो बैक्टीरिया के अंदर हमारे गोल्गी बॉडीज होते हैं वो हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में, उनको एक समान अपना जेनेटिक मटेरियल भेजने के दूसरे बैक्टीरिया को उसके थ्रू, ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें हम लिखा आगे गोल्गी बॉडीज के स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। इतना छोटा छोटा तो लिख देना, क्यों 10 मार्क्स में कितना लिखोगे, बहुत है 8-9 पेज का, इतना थोड़ा लिखोगे, थोड़ा थोड़ा लिखोगे, ठीक है सबका। और लाइसोसोम क्या होता है, इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्यों,
जब भी सेल में कोई डिफेक्ट होता है, ये सेल को पूरा खा जाता है, ठीक है? मतलब कि समझ लो ये मास्टर है, ठीक है? टीचर है ये, थोड़ी भी गलती हुआ, बच्चे को पीट देगा, ठीक है? तो ये पूरा सेल को ही खा जाएगा। These cells engulf cell if any injury occur. They burst out and save life of other cells. And this engulfed is two type, ठीक है? मतलब कि ये सेल को खा जाएगा और दूसरे सेल से जैसे कैंसर सेल समझो आप, जैसे कैंसर सेल होता है ना कि एक सेल डिवाइड होके दूसरे सेल मतलब कि मल्टीप्लाई होता है, तो क्या करेगा ये कैंसर सेल की एग्जांपल सोचो कि कैंसर सेल है उसको खा गया पर मल्टीप्लाई नहीं होने दिया और बाकी सेल्स को भी बचा लिया, ठीक है? तो बेसिकली यही कर रहा है, ये दो तरह से सेल को खाता है, एक फेगोसाइटोसिस एक पिनोसाइटोसिस। जब फेगोसाइटोसिस मतलब होगी जब वो सॉलिड सब्सटेंस को खाया तो उसको हम बोलेंगे एंगल्फ, मतलब जब उसने सॉलिड कोई भी सॉलिड चीज को एंगल्फ किया तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस जब उसने लिक्विड सब्सटेंस को एंगल्फ किया तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। जो अपने फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस है ना, ये अपना सेल मेम्ब्रेन जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में समान जाता है ना, अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैकेनिज्म है उसके अंदर भी ये दोनों प्रोसेस यूज होते हैं कि उसके थ्रू भी जो हमारे ड्रग्स हैं एंटर करते हैं सेल के अंदर, ठीक है? ये उसमें भी प्रोसेस आएंगे आपके दोनों, पर वो उनका थोड़ा अलग क्राइटेरिया, उनका थोड़ा अलग कैसे तो कॉन्टेक्स्ट अलग होगा उनका, ठीक है? तो ये उसके बना लेना आप स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दे गेट प्रोटीन फ्रॉम आर्यर एंड ट्रांसपोर्ट टू गोल्गी बॉडी। जैसे बताया कि जो वेसिकल्स हैं इसने अपना जो ट्रांस प्रोटीन्स को लिया आर्यर से और गोल्गी बॉडी को दिया। गोल्गी बॉडी ने उसको आगे फर्दर मॉडिफाई करके अलग अलग टाइप के प्रोटीन बना दिए और उसको पूरा अच्छे से प्रोटीन बना के यूज करवा दिया, ठीक है? तो ये बना दिया उसका सिलेटेड का। सिलेटेड आपने समझा होगा, फ्लैजिला सिलेटेड, ये हमारे सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। जितने अमीबा होते हैं उनके ऊपर भी फ्लैजिला होते हैं जो उनको मूवमेंट करने में हेल्प करती है, क्योंकि उनके लेग्स वगैरह थोड़े होते हैं, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। दे आर फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल्स। these later cells present a lower proteins 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 sorry हाँ proteins, ठीक है? फ्रेश फूड, दे आर प्रेजेंट विद इन द माइक्रोट्यूब्यूल्स, आल्सो हेल्प इन कम्युनिकेशन ऑफ सेल्स। कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है? तो थैंक यू, इतने आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो, समझाई हो, क्योंकि कंटेंट बहुत है, आपको इतना डीप नहीं जाने का, इस साल है थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से भेज दोगे, 5-6 पेजेस का आराम से बन जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि स्ट्रक्चर आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे यही आधे पेज का बन जाएगा। तो आपको थोड़ी भी समझ आई हो वीडियो में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे भी आपको ऐसे वीडियोस आती रहेंगी, इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।